नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना, जिससे कि आप हर कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो आज की वीडियो में देखिए, हम आपको बताएं ये 15 टॉपिक आपके सामने हैं। 15 टॉपिक के 15 टॉपिक से ही ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कराएंगे। इस पे लिखा है, देखिए थंबनेल पे 150 प्लस क्वेश्चन, लेकिन हम आपको वीडियो के अंदर 170 प्लस क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक होंगे देख लो एक बार। अधिगम, पावलाव, अधिगम के सिद्धांत में पावलाव, स्किनर, कोलर, वाइगोत्स्की, पियाजे, अधिगम वक्र, अधिगम पठार, अधिगम स्थानांतरण, व्यवहार एवं वातावरण, वृद्धि एवं विकास, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। पूरे 15 टॉपिक आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के बनते हैं। ठीक है, अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अधिगम क्या है। तो अधिगम क्या है? अधिगम क्या सक्रिय प्रक्रिया है, या सक्रिय और निष्क्रिय प्रक्रिया है, या फिर निष्क्रिय प्रक्रिया है, या शांत प्रक्रिया है? तो जो अधिगम है, अधिगम क्या है? सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी इसका जो है पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया है, यानी जो व्यवहार है, व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया है वो क्या है? अधिगम है, शिक्षण है, अभिप्रेरणा है, या फिर निर्देशन है? तो दोस्तों, व्यवहार में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो क्या है? अधिगम है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैंने हर टॉपिक के 10 से 15 क्वेश्चन लिए हैं, तो हर टॉपिक से 10-15 क्वेश्चन मैं आपको अवश्य कराऊंगा। आप अवश्य वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अधिगम आधारित होता है। अधिगम जो आधारित होता है वो किस पर होता है? अभ्यास पर होता है, अनुभव पर होता है, प्रशिक्षण पर होता है, या फिर सभी पर होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है उपरोक्त सभी पर। यानी जो अधिगम आधारित है वो अभ्यास पर भी होता है, अनुभव पर भी होता है और प्रशिक्षण पर भी होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? परिभाषा आपकी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ इस परिभाषा पे। ये सीधे सीधे पेपर में छपने वाली परिभाषा है। सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो जो सीखना है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? तो ये जो परिभाषा है सीधे सीधे वुडवर्थ की है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये भी परिभाषा अच्छी है, बेहतरीन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है अधिगम आदतें, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही अधिगम है। ये किसने कहा है? यानी अधिगम आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही अधिगम है, ये किसने कहा है? बताइएगा। वुडवर्थ है, क्रो एंड क्रो है, सिम्पसन है, या फिर कॉल्सनेक है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपको सही जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब दीजिएगा। तो ये जो परिभाषा है वो है क्रो एंड क्रो की, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यूपी टेट की अगर तैयारी करनी है आपको अच्छे से, तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीडी भी चल रही है और उधर जो है वो संस्कृत भी आपकी लगातार चल रही है। पूरी संस्कृत हमने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाई हुई है। देखो, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? क्या वो सोच में परिवर्तन है, या फिर ज्ञान में सर्जन है, या व्यवहार में परिवर्तन है, या फिर अनुभव प्राप्त करना है? तो जेपी गिलफोर्ड के अनुसार आपको बताना है कि जो अधिगम है, अधिगम क्या है। ठीक है, तो अधिगम क्या है? अधिगम जो है वो है व्यवहार में परिवर्तन। किसके अनुसार? गिलफोर्ड के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप स्टार लगाओ, स्टार लगाओ, सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा है सीखना जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? सामाजिक नहीं है, यहाँ पे सामंजस्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको लिखना है, सामंजस्य प्रक्रिया है, ये जो कथन है वो किसका है? काफ़ी अच्छा जो है परिभाषा है। ये परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की है, क्रो एंड क्रो की है, सिम्पसन की है, या फिर स्किनर की है? मैंने इसको डबल स्टार दिया है, तो ये जो परिभाषा है वो स्किनर की है। डायरी में अपने आप नोट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है और परिभाषा है, बेहतरीन है। इसको भी आप अपनी डायरी में नोट करिएगा। बहुत ही बेहतरीन जो है परिभाषा है, इम्पोर्टेंट है, पेपर में छपने वाली। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। यह जो कथन है वो किसका है?
वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, गिलफोर्ड या फिर स्किनर। जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा। तो ये जो परिभाषा है ये है गिलफोर्ड की। किसकी है? गिलफोर्ड की है। ठीक है, आपको जो संस्कृत पढ़नी है वो प्ले लिस्ट से पढ़नी है। प्ले लिस्ट पर जाके एक एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मैंने संस्कृत की प्ले लिस्ट भी बना दी है। सीटेट की अगर आपको सीटेट कह रहा हूँ, यूपी टेट की अगर आपको सीटीपी पढ़नी है तो उसके लिए मैंने टॉप साइकोलॉजी की प्ले लिस्ट बनाई हुई है। उस प्ले लिस्ट पर जाके आप अच्छे से एक एक वीडियो को देखिएगा, अच्छी से तैयारी आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी परिभाषा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सीखना जो है वो आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। तो ये कथन किसका है? ए ऑप्शन है वुडवर्थ, बी ऑप्शन है हल, सी ऑप्शन है गिलफोर्ड और डी ऑप्शन है स्किनर। तो जल्दी से बताइएगा इसका जो सही जवाब है क्या होगा। चलिए, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हल, यानी क्लार्क हल का है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है, यह कथन किसका है? तो ये हल का है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है भाई आप ये बताओ जो अधिगम है, अधिगम की विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता है जो अधिगम की नहीं है? ठीक है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सही है, जो अधिगम होता है अधिगम जीवन पर्यंत ही चलता है। नेक्स्ट है अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सही है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम उचित समायोजन में सहायक है। तो बिल्कुल सही है, अधिगम जो है वो उचित समायोजन में सहायक है। अधिगम मात्र ज्ञान का अर्जन है। तो अधिगम जो है मात्र ज्ञान का अर्जन नहीं है, तो इसलिए हमारा विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, यानी किसी व्यक्ति का जो है वो अधिगम होता है। तो ए ऑप्शन है बचपन तक होता है, किशोरावस्था तक होता है, वृद्धावस्था तक होता है या जीवन पर्यंत होता है। तो किसी व्यक्ति का जो अधिगम होता है, कोई भी व्यक्ति जो सीखता है वो कब तक सीखता है? वो जीवन पर्यंत सीखता है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखिए अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रक्रिया है, किस टाइप की प्रक्रिया है? ए ऑप्शन है परीक्षा की तैयारी, बी ऑप्शन है याद करना, सी ऑप्शन है तथ्यों के संग्रह की, डी ऑप्शन है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। तो आप कहोगे जो अधिगम एक प्रक्रिया है, क्या है? अधिगम एक प्रक्रिया है, वो है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम से लगभग 12 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। चलिए दूसरा टॉपिक है वो थॉर्नडाइक का है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत से है। तो देखिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है। तो जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो जाना जाता है। क्या है? संज्ञानात्मक है, समाजवाद है, संयोजनवाद है या उपरोक्त सभी है। ना तो संज्ञानात्मक है, ना समाजवाद है, और ये क्या है? ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ये है संयोजनवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पे किया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम है वो 3 नियम हैं। गौड़ नियम कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत जो है किस नियम पर आधारित है? ये आंशिक क्रिया का नियम है, बहुप्रतिक्रिया का नियम है, आत्मीकरण का नियम है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका सही जवाब आप दे दीजिए। यानी प्रयत्न एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है वो है आंशिक क्रिया का नियम है। पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यानी प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो वो कौन है दोस्तों? वो हो जाएंगे आपके थॉर्नडाइक। ठीक है, कौन हो जाएंगे? थॉर्नडाइक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? यानी सबसे पहले जो सीखने के सिद्धांत की खोज की है वो किसने की है? स्किनर ने, कोहलर ने, पावलाव ने या फिर थॉर्नडाइक ने? तो सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब इसका क्या होगा? आपको पता ही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए क्वेश्चन अच्छा है, सीधे सीधे पेपर में पूछा जाएगा। कह रहा है थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो थॉर्नडाइक के सीखने के जो मुख्य नियम हैं दोस्तों कितने हैं? मुख्य नियम जो हैं वो हैं आपके 3, यानी 3 मुख्य नियम हैं। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता गौड़ नियम कितने हैं, यहाँ पे पूछता मुख्य नियम की जगह गौड़ नियम कितने हैं, तो आपके 5 हो जाते। अगला क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान से और जवाब दो। क्वेश्चन कह रहा है आप घोड़े को पानी पीने के लिए ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इस कहानी की पुष्टि सीखने के किस नियम से है? क्या ये प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है, उपयोग का नियम है या फिर तत्परता का नियम है? इसका आपको सही जवाब देना है। तो ये क्या है? ये आपका तत्परता का नियम है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम हैं वो तीनों आपके सामने हैं। पहला है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता के नियम। ये ही तीनों प्राथमिक नियम हैं। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अभ्यास के नियमों द्वारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अभ्यास के नियमों द्वारा छात्रों में विकसित होती है। तो छात्रों में क्या विकसित होती है? कुशलता का विकास होता है, समस्या समाधान क्षमता होती है, बुद्धि होती है, फिर अंतर्दृष्टि होती है। ठीक है, तो अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित क्या होती है बताइएगा। जल्दी से इसका सही जवाब आप दीजिएगा। सही जवाब जो है वो क्या होगा? क्वेश्चन प्यारा सा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होगा क्या? कुशलता का विकास, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए कि भाई क्या कह रहा है कि थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियम, ठीक है, यहाँ पे देखना है गौड़ नियम। आपको गौड़ नियम शामिल नहीं है, यानी थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है। वो कौन सा है? ए ऑप्शन है आंशिक क्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, सदस्यता का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप कहोगे आंशिक क्रिया का नियम तो गौड़ नियम है, बहु प्रतिक्रिया का नियम भी है, सदस्यता का नियम भी है, लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं है, यानी इसलिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन को पढ़ो और तुरंत जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है थॉर्नडाइक के अनुसार गौड़ नियम नहीं है। देखो यहाँ पे फिर से वही आ गया, गौड़ नियम जो हैं वो नहीं है। तो कौन से गौड़ नियम नहीं है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या फिर बहुरूपी अनुक्रिया का नियम। तो सही क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है। ठीक है, थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम का गौड़ नियम नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी ऑप्शन, बहुरूपी अनुक्रिया का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण है? क्या उद्दीपक है, प्रेरक है, कोई नहीं, या क्रिया प्रस्तुत व्यवहार? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब आपका क्या होगा। एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण है बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी हिंट्स दे देता हूँ। ए और डी में से एक सही है, सही जवाब आपको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो टॉपिक है हमारा वो आ गया स्किनर का प्रयोग। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और तुरंत जवाब दीजिएगा। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत जो है वो कौन सा है? ए ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन, बी ऑप्शन है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, सी ऑप्शन है प्रयत्न एवं भूल का अधिगम और डी है अंतर्दृष्टि का अधिगम। देखो यहाँ पे प्रयत्न एवं भूल है नहीं, थॉर्नडाइक का है। अंतर्दृष्टि का होगा नहीं, किसका है ये अंतर्दृष्टि? कोलर का है। ठीक है, अब आपको स्किनर के बारे में बताना है। तो शास्त्रीय अनुबंधन किसका है? ये पावलोव का है। तो एक ही ऑप्शन बचा कौन सा? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन जो है वो स्किनर का है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए अधिगम में पुरस्कार और दंड की अवधारणा, यानी जो अधिगम है, अधिगम में पुरस्कार एवं दंड की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो सीधा सीधा याद रखो आप, स्किनर। क्या है? पुरस्कार एवं दंड की अवधारणा जो है वो स्किनर ने, स्किनर क्या प्रतिपादित, इसके जो प्रतिपादन करता है वो स्किनर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं? किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या फिर क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत या फिर सूच का सिद्धांत? तो सूच का सिद्धांत जो है वो कोहलर का है। पुनर्वलन पे किसने काम किया है? आपको पता है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत है स्किनर का। यानी तीसरे क्वेश्चन का जो है सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, वीडियो को अंत तक देखना। क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही प्यारे हैं। क्रिया प्रस्तुत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है?
ये जो है वो किसकी प्रक्रिया पर बल देता है? ए ऑप्शन है अधिगम सामग्री, बी ऑप्शन है शिक्षक, सी ऑप्शन है वातावरण, डी ऑप्शन है पुनर्बलन। तो जल्दी से बताइएगा चौथे क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। अभी क्वेश्चन निकला है, क्या निकला है? क्रिया प्रस्तुत जो मुख्यतः है किसकी भूमिका पर बल देता है? वो देता है पुनर्बलन की, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलो आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ध्यान से आपको जवाब देना है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? जो नहीं है उसको आपको पकड़ना है और जो है उसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। चलिए, आकृतिकरण होगा, अनुकरण होगा, विलोपन होगा या फिर पुनर्बलन होगा। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, जो नहीं है वो क्या है? बी ऑप्शन होगा अनुकरण। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा इसका अनुकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? यहाँ पे आप डबल स्टार लगाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभिक्रमित अधिगम जो है मॉडल के जनक कौन है? वुडवर्थ है, पियाजे है, हल है या फिर स्किनर है? तो आप क्या कहोगे? स्किनर है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है शपिंग की संकल्पना दी गई है, किसने दी गई है? स्टार लगाओ। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब है वो क्या होगा बताइएगा। क्या ये वुडवर्थ है या फिर पियाजे है, हल है या फिर कॉल सैनिक है? तो ये क्या है? हल है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल सरल सा है। स्किनर ने अपने सिद्धांत के लिए किस पर प्रयोग किया? तो जो स्किनर ने किस पर किया है आप बताइएगा। तो आपका अनुसार जो सही जवाब होगा वो होगा चूहा और कबूतर, यानी स्किनर ने जो प्रयोग किया है वो चूहा और कबूतर पर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन में प्रयुक्त जो है वो तंत्र है? इसका फोल्डिंग, धारण, उद्भवन और रूपण। बताइएगा सही जवाब इसका क्या होगा। तो आप कहोगे सही जवाब जो होगा डी ऑप्शन होगा रूपण। रूपण बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और ध्यान से पढ़ना है। वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन है, अनुक्रिया अनुबंधन है, अनुकूलित अनुबंधन है या सकारात्मक अनुबंधन है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब है वो क्या होगा? यहाँ पे क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन है, क्योंकि वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है वो क्या है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिएगा, अब जो नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट है वो क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन है हमारा गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? यानी जो गेस्टाल्टवाद है इसके जनक कौन है? तो गेस्टाल्टवाद के जनक स्किनर हैं? जी नहीं। फ्रायड है? बिल्कुल नहीं। कॉल सैनिक है? बिल्कुल नहीं। कौन है? बर्दीमर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्दृष्टि अधिगम जो परिणाम है वो किसका है? ए ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया, बी ऑप्शन है पुनर्बलन, सी ऑप्शन है उद्दीपन सामान्यकरण, डी ऑप्शन है गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी ऑप्शन गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण। चलिए आगे बढ़ती है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भाई आप ये बताओ कि गेस्टाल्टवाद शब्द के अनुसार समस्या समाधान के लिए जरूरी है। तो समस्या समाधान के लिए क्या जरूरी है? संवेदना, व्यक्तित्व, सूझ या फिर संप्रत्यय? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब है वो क्या होगा? तो आप कहोगे इसके लिए सूझ का होना जरूरी है, यानी इस प्रकार से सूझ लिखा जाएगा। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, सूझ। तो सूझ का होना बहुत ही आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में छपने वाला है। जो गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है संज्ञान, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय, सी ऑप्शन है अनुबंधन, डी ऑप्शन है पूर्णाकार। तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या है? पूर्णाकार है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ध्यान से समझो। सीखने का अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है वो किसकी देन है? क्या ये संरचनावादी है, गेस्टाल्टवादी है, मनोविश्लेषणवादी है या फिर व्यवहारवादी है? तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात हो रही है यहाँ पे, ये जो है वो गेस्टाल्टवादी है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप ये बताओ, सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक कौन है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पे बर्दिमर, कॉपका और कोहलर। ठीक है, थॉर्नडाइक का कोई लेना देना नहीं है, थॉर्नडाइक का कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे से साइकोलॉजी आपको CDP कराई जा रही है यूपी टेट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। गेस्टाल्टवाद के अनुसार व्यक्ति किस वस्तु को देखता है, यानी गेस्टाल्टवाद के अनुसार की बात हो रही है कि जो व्यक्ति है वो किस वस्तु को देखता है। कुछ भाग के आधार पर, आवश्यकता के अनुरूप, किसी विशेष भाग के आधार पर या फिर समग्रता के आधार पर। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है। तो इसका जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, समग्रता के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। कोहलर ने विकसित किया, तो कोहलर ने क्या विकसित किया है। ए ऑप्शन है फील्ड सिद्धांत, SR बॉन्ड सिद्धांत, इनसाइट सिद्धांत या फिर कंडीशनिंग सिद्धांत। तो आपका जो सही जवाब होगा वो है इनसाइट सिद्धांत, यानी इनसाइट जो थ्योरी है वो कोहलर ने विकसित की है। कोहलर का नाम आएगा, ध्यान रखना। इन्होंने जो प्रयोग किया है वो किस पे किया है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यही है। कोहलर ने अपने प्रयोग जो है अधिगम संबंधी प्रयोग किया है, तो किस पर किया है। क्या वो कुत्ते पर किया है, चिंपैंजी पर किया है, कबूतर पर किया है या फिर बिल्ली पर किया है। तो ध्यान रखना आपको चिंपैंजी। ठीक है, कोहलर है, कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी जो प्रयोग किया है वो किस पे किया है, चिंपैंजी पर किया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कौन सा सही युग्म है, यानी एक युग्म जो है वो सही है, कौन सा है। पावलाव यानी उत्सर्जित अंकुरियाएं, स्किनर अधिगम के नियम हैं और थॉर्नडाइक के क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। और डी देखिए कोहलर है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, यानी अंतर्दृष्टि जो है अधिगम है। तो पावलाव उत्सर्जित अंकुरियाएं जी नहीं, स्किनर अधिगम के नियम बिल्कुल नहीं, थॉर्नडाइक क्रिया प्रसूत अनुबंधन बिल्कुल नहीं, यानी इसका जो डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। कोहलर का ही अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है स्किनर। ठीक है, स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है। तो क्या कह रहा है, देखिए सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है वो प्रतिपादित किसने किया है। ये पावलाव वाले क्वेश्चन आपके यहाँ से आ गए। तो सीखने का जो क्लासिकल जो सिद्धांत है वो किसका है ये आपको यहाँ पे बताना है। सही जवाब दीजिएगा, सही जवाब क्या होगा। तो चलिएगा दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। पावलाव द्वारा किए गए प्रयोग में जो CS है ये किसे इंगित करता है। ए ऑप्शन है भोजन, बी ऑप्शन है लार, सी ऑप्शन है भूख और डी ऑप्शन है घंटी की ध्वनि। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब है वो क्या होगा। वो होगा दोस्तों ध्वनि, घंटी की ध्वनि। ठीक है, ये है आपका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। क्लासिकल अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की जो अनुक्रिया है वो क्या है, यानी क्लासिकल अनुबंधन में भोजन के प्रति जो लार है, लार की अनुक्रिया क्या है, UCR, CR, CS या फिर UCS। बताइएगा। सही जवाब आपको देना है क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, UCS, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन जो है वो पावलाव ने कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया क्या कहलाती है। स्वाभाविक अनुक्रिया है, प्राकृतिक अनुक्रिया है, संबंध प्रतिक्रिया है या संबंध उद्दीपक है। क्वेश्चन नंबर आपको 4 का सही जवाब देना है। तो ये क्या है, ये एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पहचानिए आप क्या कह रहा है। कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। कोहलर बनमानुस पर प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। स्किनर ने चूहे पे, बिल्कुल सही है। और जो आपका थॉर्नडाइक है बिल्ली पर, बिल्कुल सही है। लेकिन जो पावलाव है ये कबूतर पे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पावलाव ने किस पे किया है, कुत्ते पर किया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है, US, UR, CR। बी ऑप्शन है CS, CR, UR। सी ऑप्शन है CS, US, UR और डी ऑप्शन है UR, US, CS। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको सही जवाब यहाँ पे देना है। तो 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, CS, US, UR। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आपको थ्योरी अगर आपको समझ में दोस्तों ना आई हो तो मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट पे जाके एक एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन अनुबंधन जो है संबंधित है किससे है? ये स्किनर से है, कोलर से है, थॉर्नडाइक से है या फिर पावलोव से है? तो देखो प्राचीन अनुबंधन जो संबंधित है ये किससे है? ये पावलोव से है। डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर का इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध है। यह उदाहरण जो है वो किसका है? ए ऑप्शन है प्रयास एवं त्रुटि का, बी ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, सी ऑप्शन है प्राचीन अनुबंधन का, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी का। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो सही जवाब क्या होगा? तो ये क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा प्राचीन अनुबंधन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन भाई कह रहा है कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो कौन है? ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है कोलर, सी ऑप्शन है स्किनर, डी ऑप्शन है पावलोव। तो 10वें क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है। ठीक है, संबंध प्रतिक्रिया की सिद्धांत की बात की है तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पावलोव, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ध्यान से समझो। प्रतिपादित पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को निम्न के द्वारा समझाया जाता है। किसके द्वारा? पुनर्वलन, अनुकरण, साहचर्य या फिर अंतर्दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 11 का आपको सही जवाब देना है। तो सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा साहचर्य। क्या होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से समझो। निम्न में से कौन शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित जो है वो नहीं है? जो नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो बी ऑप्शन है विलोपन, विलोपन तो है, विभेदन भी है, तत्काल पुनरावृष्टि भी है। ठीक है, लेकिन जो सपिंग है ये नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिएगा ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भाई ये बताओ आप कि अधिगम पठार से क्या तात्पर्य है? जो टॉपिक का नाम है वो है अधिगम पठार। तो अधिगम जो पठार है उससे क्या तात्पर्य है? अधिगम की शुरुआत है, अधिगम की स्थिर अवस्था है, अधिगम की गिरावट है या फिर अधिगम की समाप्ति है। देखो यहाँ पठार, अधिगम पठार से क्या तात्पर्य है? तो ये जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है? अधिगम की गिरावट। क्या हो जाएगा? अधिगम की गिरावट। अधिगम की गिरावट नहीं होगा, सॉरी, ये होगा आपका बी वाला, यानी अधिगम जो है अधिगम की स्थिर अवस्था। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। तो समझिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अधिगम पठार को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो अधिगम पठार है, अधिगम पठार को किस नाम से जाना जाता है? अधिगम अवरोध है, स्थिर अवस्था है, अधिगम वृद्धि है, अधिगम की विकृति है। तो अधिगम जो पठार है किस नाम से जाना जाएगा? स्थिर अवस्था जाना जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अधिगम वक्र में पठार किसे दर्शाता है? यानी जो अधिगम वक्र है, अधिगम वक्र में पठार जो है वो किसे दर्शाता है? प्रगति की तीव्र अवस्था या फिर अधिगम की स्थिरता या ठहराव। सी ऑप्शन है अधिगम की गिरावट, डी ऑप्शन है आरंभिक अधिगम। तो अधिगम पठार, अधिगम वक्र में पठार किसे दर्शाता है? वो दर्शाता है अधिगम की स्थिरता एवं ठहराव। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अधिगम पठार का निर्माण किस कारण से होता है? तो जो अधिगम पठार है इसका निर्माण जो है वो किस कारण से होता है? तो वो सीधे सीधे की बात है, थकान से होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अधिगम पठार किस प्रकार की अवस्था है? तो अधिगम पठार है क्या ये स्थायी है, अस्थायी है, नकारात्मक है या फिर अंतिम है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपको सही जवाब देना है। ये जो अधिगम पठार है ये किस प्रकार की अवस्था है? तो ये अस्थायी है, ये स्थायी नहीं है बल्कि क्या है? अस्थायी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आप ये बताओ अधिगम पठार का मुख्य कारण क्या है? तो जो अधिगम पठार है, अधिगम पठार का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है प्रेरणा की कमी है, अधिगम में रुचि है, उचित अभ्यास है या फिर सकारात्मक दृष्टिकोण है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब देना है। तो ये सीधी सीधी बात है, प्रेरणा की यहाँ पे क्या है? कमी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अधिगम पठार को समाप्त करने का मुख्य उपाय क्या है? तो अधिगम पठार को समाप्त करने का मुख्य उपाय क्या है? ए ऑप्शन है अधिगम रोक देना, बी ऑप्शन है अधिगम विधि में परिवर्तन, सी ऑप्शन है अधिगम बढ़ाना, डी ऑप्शन है छात्र की आलोचना करना।
तो आपको सही जवाब यहाँ पे देना है। तो सही जवाब क्या होगा, वो है दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन, यानी अधिगम विधि में क्या है, परिवर्तन। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। अधिगम पठार शिक्षण प्रक्रिया में क्या संकेत देता है, यानी जो अधिगम पठार है वो शिक्षण प्रक्रिया में क्या संकेत देता है। ए ऑप्शन है छात्र का उत्साह बढ़ा है, बी ऑप्शन है छात्र अधिगम में स्थिर हो गया है, सी ऑप्शन है अधिगम जो है वो समाप्त हो गया, डी ऑप्शन है शिक्षक जो है वो कुशल है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आपको सही जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, वो होगा छात्र जो है वो अधिगम में स्थिर हो गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप ये बताओ अधिगम पठार के अध्ययन में किस प्रकार का वक्र बनता है, आरोही, अवरोही, समतल या फिर गोलाकार। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको सही जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा, ये बनता है समतल, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अधिगम पठार का तात्पर्य क्या है। तो अधिगम पठार का तात्पर्य क्या है, प्रगति में रुकावट है या फिर प्रगति में रुकावट है या फिर अधिगम की निरंतर वृद्धि है, अधिगम की समाप्ति है, प्रेरणा में वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको आंसर बताना है, बिल्कुल सही बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रगति में रुकावट होगी, क्योंकि अधिगम पठार बन रहा है, अधिगम पठार का यही मतलब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से आपको जवाब देना है। यानी जो अधिगम है, अधिगम पठार को समाप्त करने में कौन सा जो है उपाय जो है वो प्रभावी है। ए ऑप्शन है उत्साहवर्धन, बी ऑप्शन है दंड देना, सी ऑप्शन है आराम न देना और डी ऑप्शन है अभ्यास घटाना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। तो अधिगम पठार को अगर समाप्त करना है तो आप बच्चे का उत्साहवर्धन करिए, अधिगम पठार जो है वह समाप्त हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो और फिर आपको जवाब देना है। अधिगम पठार की अवस्था जो है वो कब आती है, जब प्रगति तीव्र हो, जब अधिगम स्थिर हो जाए, जब अधिगम आरंभ हो या फिर जब जो प्रेरणा है वो अधिक हो। बताइएगा अधिगम पठार की जो अवस्था है वो कब आती है। तो इसका जो सही जवाब है क्या हो जाएगा, यानी जब जो अधिगम है वो स्थिर हो जाए, जब अधिगम जो है वो स्थिर हो जाए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है देखिए यहाँ पे कि भाई आप ये बताओ जो अधिगम है, अधिगम पठार का जो संबंध है वो किससे है, अधिगम वक्र से है, प्रेरणा सिद्धांत से, प्रेरणा सिद्धांत से या फिर स्मृति सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको सही जवाब देना है। तो अधिगम पठार का जो संबंध है वो है अधिगम वक्र से, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अधिगम पठार की अवस्था में जो विद्यार्थी हैं वो क्या है, यानी नए ज्ञान के प्रति उत्सुक रहते हैं, अभ्यास के बावजूद प्रगति नहीं करता है, तेजी से सीखता है या पीछे हट जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपको क्या करना है, सही जवाब देना है और प्यारा सा कमेंट करना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है अभ्यास के द्वारा, अभ्यास के बावजूद जो है प्रगति नहीं कर पाता है या फिर नहीं करता है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है आप ये बताओ अधिगम पठार को समझाने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है, रेखाचित्र, तालिका, अनुचित्र या फिर कृतचित्र। क्वेश्चन नंबर आपको 16 का सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। चलिए बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आपको कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। अभी तक मैं आपको 2 क्वेश्चन दे चुका हूँ, 2 क्वेश्चन आपको दे चुका हूँ होमवर्क में। अधिगम पठार को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्रों को प्रेरित करना चाहिए, ए ऑप्शन 16 का सही है। ठीक है, क्या करना चाहिए, यानी छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। चलिए ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको बता दे रहा हूँ ए और बी में से एक जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना है। अगला देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक आ गया देखिए शैशवावस्था। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझो और जवाब दो। शैशवावस्था की जो विशेषता है वो नहीं है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता बिल्कुल है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति बिल्कुल है, चिंतन प्रक्रिया या फिर अनुकरण द्वारा सीखना। तो अनुकरण द्वारा सीखना की भी प्रवृत्ति है, लेकिन जो चिंतन प्रक्रिया है ये शैशवावस्था की जो विशेषता है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है आप ये बताओ सहस्त्रावस्था को जन्म से 5 वर्ष की आयु तक किसने माना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आंसर हो जाएगा सिली, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। जहाँ पर समय लगेगा वहाँ पर समय लगाया जाएगा, नहीं तो कोई भी समय ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। बालक का जो विकास है वो तीव्रगामी होता है, तो जो बालक है, बालक का विकास जो है वो तीव्रगामी होगा जन्म से 5 वर्ष तक। कब होगा? जन्म से 5 वर्ष तक होगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी गई है। तो देखो, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकासों की जो मूल आधारशिला है किस काल में रखी गई है, तो वो हो जाएगा शैशव काल, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है आप ये बताओ कि किस आयु में सामान्य बालक वर्ण एवं अक्षरों को लिखना जो है वो प्रारंभ कर देता है। तो सही जवाब आपको देना है। पहला ऑप्शन है 1 से 3 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, 4 से 5 वर्ष और 8 से 10 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी अवस्था में स्वयं प्रेम की भावना का गुण पाया जाता है। तो जो स्वयं प्रेम की जो भावना है ये जो विकसित होती है ये होती है शैशव अवस्था में। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि भाई आप ये बताओ व्यक्ति को जो भी कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। बार्सन, गैसल, वैलेंटाइन या फ्रायड, किसकी ये परिभाषा है। तो व्यक्ति को जो भी कुछ बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये किसकी है? ये फ्रायड की है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मैंने शैशव अवस्था की सभी जो परिभाषाएं वो ट्रिक के माध्यम से करवाई हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट अवश्य चेक करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 6 वर्ष बालक बाद के 12 वर्ष का क्या है दुगना सीख लेता है। तो ये किसका है? बार्सन है, गैसल है, वैलेंटाइन है या फिर फ्रायड है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको सही जवाब देना है। तो ये क्या है? ये गैसल है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। शैशवावस्था में सीखने की जो गति है और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक है। तो ये कथन जो है वो किसका है बताइएगा। तो सीधे सीधे ध्यान रखो, ये जो कथन है वो बार्सन का है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप ये बताओ 5 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का विकास हो जाता है कितना। तो मस्तिष्क का विकास जो है 5 वर्ष की आयु में 80% तो हो जाता है। क्या है? 80% जो है बिल्कुल हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, अब देखिए अब आपका हो गया वायगोत्स्की जो है वो स्टार्ट हो गए, शैशवावस्था आपका फिनिश हो गया। तो चलिएगा क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है आप ये बताओ वायगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में की भूमिका पर जोर देता है किस पर। ए ऑप्शन है सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ, बी ऑप्शन है आनुवांशिक कारक और जैविक परिपक्वता, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत क्षमता और बुद्धिमत्ता, डी ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा और शैक्षणिक निर्देशन। तो इसका जो सही जवाब है वो पहला वाला ऑप्शन है सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक संदर्भ। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका हो गया वायगोत्स्की का। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये बताओ वायगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास है नामक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। कैसे होता है? आत्मसात, समायोजन या फिर ZPD या फिर वस्तु स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको सही जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा? ZPD यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के हिसाब से। ठीक, तो सभी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। 15 टॉपिक का मैंने वादा किया है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 15 टॉपिक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, वायगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में के महत्व पर जोर दिया है किस पर? भाषा और विचार पर, तार्किक तर्क और अमूर्त पर, संवेदी मोटर समन्वय मोटर क्रियाएं हैं, अहम केंद्रवाद है और जीववाद है। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो सही जवाब क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा भाषा और संचार। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है निजी भाषण शब्द का अर्थ है। तो जो निजी भाषण शब्द है इसका जो है क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए खुद से ऊंची आवाज़ में बात करना, सामाजिक सेटिंग में व्यक्तियों के बीच जो है वो संचार,
किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता, यह समझ कि वस्तुएं जो हैं वो दृष्टि से बाहर होने पर भी मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे आप चलेंगे किस ऑप्शन के साथ जाएंगे बताइएगा कमेंट करके। इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपने कार्यों को निर्देशित के लिए खुद से ऊंची आवाज़ में बात करना। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब है वो ए ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है वाइगोटस्की के अनुसार सीखना है सबसे प्रभावित तब होता है जब यह बच्चे के भीतर होता है। आराम क्षेत्र, विकास का समीपस्थ क्षेत्र यानी ZPD, और आपका है कामकाज, स्वतंत्र स्तर, औपचारिक शिक्षा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो। वाइगोत्स्की के अनुसार पर्यावरण की मांगों के अनुरूप संज्ञानात्मक संरचनाओं को अनुकूलित करने की जो प्रक्रिया है उसको संदर्भित करता है। ए ऑप्शन है संरक्षण, बी ऑप्शन है समायोजन, सी ऑप्शन है संतुलन और डी ऑप्शन है आत्मसात। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, बी ऑप्शन हो जाएगा समायोजन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे सामाजिक नियमों और मानदंड को आत्मसात करते रहते हैं या आत्मसात जो है वो करते हैं। सही जवाब क्या है, मचान, सामाजिक संदर्भ, निजी भाषण या फिर आंतरिकरण। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको जो है वो सही जवाब देना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, आंतरिकरण होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन आपका वही जो है रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी वही रिपीट हो गया। चलिए चेक करता हूँ, नहीं थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन जो है थोड़ा चेंज है। क्वेश्चन कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार समस्या समाधान संज्ञानात्मक कार्यों में सहायता के लिए बाहरी साधनों का उपयोग करने की प्रक्रिया है। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक यानी भरना है। क्या है, मचान, निजी भाषण, आंतरिकरण और सांस्कृतिक मध्यस्थता। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा डी ऑप्शन यानी सांस्कृतिक मध्यस्थता। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए 7 क्वेश्चन हो गए, अभी क्वेश्चन और बकाया है वाइगोत्स्की। वीडियो को अंत तक देखना, इसके बाद आपके आएंगे प्याजे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, यानी वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की के अनुसार जो है वो बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। ए ऑप्शन है बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, जी नहीं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बिल्कुल नहीं। बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को प्यार से समझो। देखो वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, अनुवांशिकता, नैतिक, सामाजिक और शारीरिक। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा वो होगा सामाजिक। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को सभी दोस्तों में अपने शेयर करिएगा। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी में शेयर करिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार समान संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस वरीयता को दोगे, किस वरीयता दोगे या फिर कौन सी वरीयता दोगे। वो है सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, बहुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न और कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 को आपको सही से बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी ऑप्शन, मानकीकृत परीक्षण। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और जवाब दो। वाइगोत्स्की सिद्धांत में सांस्कृतिक जो उपकरण है इसका क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है भौतिक वस्तुएं और प्रतीक जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को आकार देते हैं। बी ऑप्शन है अनुवांशिक कारक और विरासत में मिले लक्षण जो विकास को प्रभावित करते हैं। सी ऑप्शन है वृद्धि एवं क्षमताओं को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन उपकरण। डी ऑप्शन है खेल और खेल विधि गतिविधि को सामाजिक संपर्क द्वारा बढ़ावा देती है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 11 का सही जवाब देना है। आप कहोगे इसका जो सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, भौतिक वस्तुएं और प्रतीक को संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को क्या है आकार देना। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो जो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है वो शिक्षक की जो भूमिका है वो कैसी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो, छात्रों की सोच का मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए
करके सीखने की सुविधा जो है वो प्रदान करना, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में जोर देता है किस पर? खेल एवं अनुभूषण पर, अनुकरण एवं कंडीशन पर, संवेदी एवं मोटर क्रियाएं, या फिर औपचारिक निर्देश और परीक्षण। सही जवाब देना है आपको क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, औपचारिक निर्देशन और परीक्षण। औपचारिक निर्देशन और क्या होगा? परीक्षण। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो है वो नहीं है? जो नहीं है उसको आपको यहाँ पे चुनना है, ठीक है। जो नहीं है उसको आपको चुनना है। तो देखो पहला ये क्या है? प्राक संक्रिया अवस्था, ठोस संक्रिया अवस्था, अनौपचारिक संक्रिया अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये जो है नहीं है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था 4 होती हैं, लेकिन ये सी वाला ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन, पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की प्रथम जो अवस्था है वो कौन सी है? अब देखो यहाँ पे प्रथम अवस्था बतानी है, चारों अवस्थाएं आपके सामने हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक जो है संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा। सबसे पहली पूछ रहा है तो ये हो जाएगा संवेदीगामक अवस्था, बी ऑप्शन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? तो पियाजे के अनुसार जो दूसरी अवस्था है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 3। बताइएगा सही जवाब। तो आप कहोगे देखिए इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, ये फर्स्ट है आपकी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ये आपकी सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे द्वितीय आपसे पूछा गया है तो आंसर आपका बी हो गया। और जो मूर्त है ये आपकी थर्ड है, और जो अमूर्त है आपकी ये आपकी फोर्थ है। ये आपको ध्यान रखनी है चारों अवस्थाएं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्थाएं होती हैं, तो कब से कब तक होती हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए संवेदी अगर क्रियात्मक अवस्था की बात करें तो ये जन्म से 2 वर्ष, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है आप ये बताओ संवेदी पेशी अवस्था होती है, तो जो संवेदी पेशी अवस्था है ये क्या होती है? सामाजिक विकास से है, मनोलैंगिक विकास से है, नैतिक विकास से है, संज्ञानात्मक विकास से है। तो संवेदी पेशी जो अवस्था है ये क्या है? संज्ञानात्मक विकास से है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पियाजे के अनुसार केवल गामक क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्ति किस अवस्था में देखी जाती है? तो पहला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी है मूर्त, और सी है आपका औपचारिक, और डी है आपका इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर आपको 6 का सही जवाब देना है। तो सही जवाब क्या होगा? वो होगा इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है भाई जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ जो है वो विकसित होती है संवेदी गामक स्तर पर, मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक स्तर पर। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा? तो आप कहोगे इसके जो सही जवाब है वो है मूर्त संक्रियात्मक स्तर। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से ही आपको जवाब देना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है संवेदी गामक अवस्था के दौरान, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है वो क्या होगा? तो वो क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को ध्यान से समझो और जवाब दो। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जो आयु है वो कितनी है? यहाँ पे बात कर रहा है औपचारिक की, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है देखिए यहाँ पे 11 माह या उससे कम, बी ऑप्शन है 5 वर्ष या उससे कम, और देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो 11 वर्ष या उससे अधिक, डी ऑप्शन है 2 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा 11 वर्ष या फिर उससे अधिक। 9वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन हैं। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है तो पियाजे ही आएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान से आपको जवाब देना है। क्वेश्चन कह रहा है जीन पियाजे की पुस्तक नहीं है, जो पुस्तक नहीं है जीन पियाजे की वो आपको बतानी है। किसी तरह से 3 पुस्तकें हैं और एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा ध्यान से। पहला ऑप्शन है दी लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड 1926, बी ऑप्शन है दी चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ टाइम्स 1946, साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है 1953, इसके बाद दी साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड 1969। बताइएगा सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो आप कहोगे साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो 1953, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये पियाजे की पुस्तक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है आप ये बताओ पियाजे द्वारा प्रयुक्त ना किया गया नाम खोजो। तो संगठन है, स्कीमा है, आत्मीकरण है या फिर अधिग्रहण है। अधिग्रहण है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा। तो क्या होगा, अधिग्रहण होगा, डी ऑप्शन राइट है। चलो वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, जब हम वर्तमान स्कीम का प्रयोग वाहन जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है संबंध, बी ऑप्शन अनुकूलन, सी ऑप्शन है शारीरिक संतुलन और डी ऑप्शन है आत्मीकरण। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा। तो उसका जो सही जवाब क्या होगा, आत्मसातीकरण हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन कह रहा है देखिए यहाँ पे स्कीमा का मतलब क्या है, यानी जो स्कीमा है इसका मतलब क्या है। अधिगम विधि है, खंडन विधि द्वारा है, लंबे समय में याददाश्त सूचना के लिए संगठित पैकेट का एकत्र रूप है या शारीरिक व प्रतिवाद क्रिया विधि है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपको यहाँ पे सही जवाब देना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, लंबे समय में याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्र हो जाना, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को प्याज ने क्या नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, बी ऑप्शन है कल्पना, केंद्रीकरण, वस्तु स्थायित्व या फिर सजीव चिंतन। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आपको बता दें, देखिए जीन पियाजे पे हम क्लास को ऑफ कर रहे हैं, लगभग 1 घंटे की जो वीडियो है वो हो चुकी है, ठीक है। और जो अगला पार्ट 2 संस्कृत का लेके आएंगे उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये लगभग मैं 100 दोस्तों 100 क्वेश्चन से ऊपर मैं करा चुका हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। लगभग में मैंने आपको 150 के आसपास क्वेश्चन की संख्या पहुँचा दी है। देखिए स्लाइड देखिए कितने नंबर की है यहाँ पे, 109, ठीक है। लगभग मैंने दोस्तों 109 क्वेश्चन करा दिए और इतने ही क्वेश्चन इसका पार्ट 2 लेके बहुत जल्द आऊँगा। तो आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल है। अगर आपको नोट्स चाहिए, चाहे आपका संस्कृत हो या फिर सीडीपी हो या फिर ऑल सब्जेक्ट हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।